देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है वह इटली के एकीकरण से क्या है, संबंधित है। तो हम लोग उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या था कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो आपका इटली जो था ना, 19वीं शताब्दी के पहले मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, मतलब उसके जो ज्योग्राफिकल कंडीशन जो था ना, अलग अलग हिस्सों में क्या था, बटा था। और इटली जो था कई सारे राज्यों में क्या था, बटा हुआ था। तो इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपका इटली है वहां पर जो है अलगवाद का विचारधारा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर हर जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को बिल्कुल जो है अलग क्या करते थे, स्वतंत्र जो है घोषित करना चाहते थे। वही बात लिखा है, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इसके कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के राष्ट्र के पीछे बनने का एक काफी क्या है, रोचक हमारे पास क्या है, कहानियां है, वही हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा मेन पॉइंट क्या है, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इटली जो था कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में क्या था, बटा था, और उसको क्या करना है, इंटीग्रेटेड, मतलब उसको जो है एकीकरण एक साथ लेकर क्या करना है, आना है। तो हम जानते हैं कि वह जो था उसका जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट क्या था कि उसका भौगोलिक समस्या, क्योंकि उसके हर एक राज्य का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन था एक जैसा क्या था, नहीं था। कोई समुद्र से घिरा पड़ा है, कोई पहाड़ वाला है, कोई उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, इस तरह से क्या है इटली का था। ओके, उसमें लिखा है जैसे कि इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का भी हस्तक्षेप था। यानी इटली के अंदर में और इटली में कोई काम होता है तो उसमें जो है ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्या करते थे, अपना हस्तक्षेप करते थे, जिसके कारण इटली का एकीकरण में इनका विरोध क्या था, असंभव था। मतलब कि ये लोग चाहते नहीं थे कि इटली का हो सके, एक जगह आए, ठीक है ना। और उधर जो आपका जो इटली का राजधानी जो रोम था, वहां का जो पोप थे वो भी, उनका भी इच्छा ये थी कि इटली तो एकीकरण तो हो लेकिन उसका नेता जो है पोप रहेंगे, और वह जो धार्मिक दृष्टि से क्या हो कि यहां तक कि शासकों के नेतृत्व में, मतलब कि पोप चाहते थे कि इटली का एकीकरण होगा लेकिन धार्मिक दृष्टि से, और उस शासक का इसमें किसी प्रकार का कोई भी क्या हो, हस्तक्षेप ना हो। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, मतलब कि आर्थिक मोर्चा पे भी इटली क्या था, सही स्थिति में क्या था, नहीं था। और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल क्या थी, सही क्या थी, नहीं थी। और उस स्थिति में आपका जो है इटली क्या करना था, तो एकीकरण करना था, माने एक साथ सारे राज्यों को लेकर आना था। देखिएगा, और इसके बावजूद 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इटली में राष्ट्रीयता का क्या होता है, विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाला घटना का प्रभाव भी जो है आपका इटली में देखने को मिला था। वो तो पता ही है कि जो फ्रांस में जो घटना घटती थी वो पूरे जो यूरोप में फैल जाती थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इटली पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नेपोलियन के जो सैन्य अभियान था उसमें इटली को नवजागरण और एकीकरण करने का अप्रत्यक्ष, माने डायरेक्ट रूप में ना होकर इनडायरेक्ट रूप में इटली को के जो राज्य थे उनको एक साथ आने का मौका का जो रास्ता था, उसका मार्ग जो है किसके थ्रू मिलता है, तो नेपोलियन के थ्रू मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण योगदान इसने क्या दिया, इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्य का किया, गठित किए थे। मतलब इटली को 3 गणराज्य बनाया। कौन कौन सा, एक का नाम था सिस्पाइन गणराज्य, लिगुरियन तथा क्या, ट्रांसपेडेन। ये 3 गणराज्य के रूप में क्या हुआ, इटली का हुआ, उभर के सामने आया। उसके बाद से जो आपका जो नेपोलियन था वहां का यातायात व्यवस्था को भी क्या किया, काफी चुस्त और दुरुस्त किया। उसके बाद से संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाने का भी क्या किया, प्रयास किया। इन सभी कारणों से वहां बहुत ज्यादा जागृति, मतलब कि नए नए सोच का हो गए, डेवलप हो गए। उसके बाद से नेपोलियन का पतन होता है कब, 1814 के पश्चात। कब, जब वीना कांग्रेस आती है 1815 में के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों में बांट दिया गया। पहला का क्या नाम है, पीटमाउंट, और दूसरा का नाम है सार्डिनिया। और लास्ट में पीटमाउंट और सार्डिनिया को एकीकरण कर दिया गया, और इस प्रकार से इटली जो है आपका जो है एकीकरण की दिशा में क्या होने लगा, आगे की तरफ बढ़ने लगा। ओके।